हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था विवेक सिंह इकोनॉमिक्स की बुक से। और आज इस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग कवर करेंगे। तो इस बुक में मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें फुल चैप्टर कंप्लीट किया गया है जो कि सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर की है हमारे पूरे इस बुक का। सो लेट्स स्टार्ट। और इसमें जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और हमने हर साल देखा कि यहाँ से पीवाईक्यू आया ही आया है, क्वेश्चन आया ही आया है पीवाईक्यू में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मनी एंड बैंकिंग इंट्रोडक्शन। मनी की स्टार्टिंग कैसे हुई? मनी पहले तो लोग क्या करते थे, बार्टर करते थे। बार्टर मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सपोज किसी के पास राइस है तो वो किसी और के पास सपोज पोटैटो है तो उससे एक्सचेंज करके वो लोग अपना आपस में काम चला लेते थे। बट विद द passing ऑफ टाइम लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास राइस है और उसको सब्स्टिट्यूशन में वो मिल रहा हो, सपोज दाल मिल रही है, बट उसको जरूरत हो व्हीट की, राइट? मतलब जो उसको चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये ऐसा बहुत बार देखा गया, तो लोगों को लगा कि नहीं, हमें कुछ बेटर फॉर्म ऑफ एक्सचेंज यूज करना चाहिए ताकि जो भी जिसको चाहिए उसकी नीड पूरी हो सके। इसलिए उन लोग ने कॉइन्स या कॉइन्स कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं, एक टाइप की करेंसी का यूज करना चालू कर दिया ताकि वो लोग नॉर्मली एक्सचेंज कर सके चीजों को। ओके, तो यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बताया गया है यहाँ पे कि जैसे सपोज किसी इंसान को, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल हैज अ सरप्लस ऑफ राइस व्हिच ही विश टू एक्सचेंज फॉर व्हीट। किसी के पास बहुत सारा राइस है, वो एक्सचेंज करना चाहता है व्हीट के साथ। इफ ही इज नॉट लकी इनफ ही मे नॉट बी एबल टू फाइंड अनदर पर्सन हु हैज diametrically opposite demand of for rice with a surplus of wheat to exchange। और हो, अगर वो लकी नहीं हुआ तो हो सकता है उसको ऐसा इंसान मिले ही ना जिसको राइस के एक्सचेंज पे व्हीट जो उसको दे दे। ओके, जिसको मतलब इन शॉर्ट राइस की जिसको जरूरत हो और वो इसकी व्हीट की जरूरत को पूरा कर सके। The process become very cumbersome in some of the large economy। और ये जब लार्ज इकोनॉमी, अभी तो छोटी इकोनॉमी है तब तो कर भी सकते, जब ये लार्ज इकोनॉमी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टू स्मूदन द ट्रांजैक्शन एंड इमीडिएट कमोडिटी इज नेसेसरी विच इज एक्सेप्टेबल बाय बोथ द पार्टीज। तो एक ऐसी कमोडिटी की जरूरत है जो कि दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर ले। The individual can sell their produce for this community and use the commodity to purchase another good। तो जो इंसान है वो अपना सामान जो वो बेचे और उसकी जगह पे उसको एक कमोडिटी मिले और उस कमोडिटी को जाके वो किसी और इंसान को बेचे, उसको उसको जो भी जरूरत की चीज है वो मिल जाए। तो इसलिए हमने करेंसी, मनी, इन सब का यूज स्टार्ट कर दिया। ओके, if the production of goods and services is increasing every year then we require more rupee, and if we do not have gold how will we get the rupee। तो बाद में देखा गया कि कमोडिटी एक्सचेंज के लिए लोगों ने गोल्ड का यूज करना चालू कर दिया। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल था, उसका लोगों ने गोल्ड जैसे और सिल्वर इन सब का यूज करने लगा एक्सचेंज के लिए। ओके, और उसको बाद में बोलने लगे कि वो मनी है। दिस सिस्टम ऑफ गोल्ड एंड एक्सचेंज सिल्वर बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू किया। हम लोग को पता है कि हमने जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने देखा है कि कैसे हमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स मिले हैं, मतलब वो सब एक्सचेंज होते थे पहले के ज़माने में। बट जैसे जैसे टाइम बीता गया लोगों को पता चला कि गोल्ड तो बहुत ही रेयर मेटल है, राइट? और हो सकता है उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो और इसकी वजह से लग रहा था कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड रेयर है, राइट? तो उसकी सप्लाई हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। अब जब सप्लाई हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड है तो इसकी वजह से इसकी डिमांड तो है ही उतनी। जब उसकी डिमांड रहेगी तो जब उसकी डिमांड रहेगी तो उसकी वजह से क्या बोल रही थी मैं? यस, जब उसकी डिमांड तो इंक्रीज हो ही रही है, राइट? और सप्लाई उतनी है नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब गोल्ड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं, ये तो गोल्ड बहुत अच्छा आइडिया नहीं है और उनको कुछ और यूज़ करना चाहिए फॉर फॉर द एक्सचेंज, एज एन एक्सचेंज थिंग कमोडिटी। ओके, तो उसके साथ साथ उन लोगों ने रुपी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। रुपी क्या था? RBI used to issue the paper slips without deposition of physical gold, but by keeping some assets. So
if the production of goods and services is increasing in the economy, then RBI can issue more rupee currency. और ऐसे लोगों ने फिर धीरे धीरे मनी की तरफ शिफ्ट हुए। मनी से बाद में लोग किस पे शिफ्ट हो गए? उसके बाद लोग पहले इतना आरबीआई के पास उनको गोल्ड रखना पड़ता था। बाद में देखा गया कि इतना तो हमारे पास गोल्ड ही नहीं है कि जितना हम आरबीआई को सबमिट कर सके। बट बाद में ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाकी तरह की भी होल्डिंग्स रख के लोगों ने करेंसी का यूज में शायद बढ़ा दिया। ओके, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इधर से कुछ क्वेश्चन में नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा। So basically money supply is increased proportional to the expected nominal GDP. Suppose यहाँ पे क्या दिया हुआ? In any particular year, suppose there are some level of output upon GDP and some level of supply in the economy. Now next year RBI tries to increase the money supply in the economy based on two factors. One is expected real growth GDP and another level of inflation that RBI wants to maintain and target in the economy. So basically money supply is increased proportional to expected nominal GDP. तो मनी सप्लाई को उसी के हिसाब से बढ़ाते हैं जिसके हिसाब से हमें जीडीपी इंक्रीज करनी है या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ओके, money supply changes the output and inflation will depend on the proportion of output and money supply. तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। किस पे? एक तो आउटपुट पे मतलब जीडीपी पे हमारा इन्फ्लेशन डिपेंड करता है एंड अदर जो है वो है मनी सप्लाई पे डिपेंड करता है। ओके, the following scenarios are possible. If money supply is increased while the output decrease or remain constant, then the price may go up. अब मनी सप्लाई हमने इंक्रीज कर दिया, राइट? लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया। इसको मैं थोड़ा वैसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हम्म, हाँ, सपोज पहले था लोगों के पास, सपोज एक इकोनॉमी में 4 हमने ब्रेड रखे हैं और यहाँ पे इसको खरीदने के लिए हमने कितने लोग बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 पीपल बना दिया। ओके, कि हमारी पॉपुलेशन है। तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है उनको ब्रेड खरीदना है। तो जब 4 ब्रेड था और लोगों के पास पैसे हैं, अब जो लोगों के पास पैसे उसके हिसाब से वो लोग आराम से ब्रेड खरीद लेते थे। बट हमने क्या किया? अब लोगों के पास पैसे का सप्लाई बढ़ा दिया और ब्रेड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। अब लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो लोग क्या करने लगेंगे कि वो ज्यादा अमाउंट देके भी वही सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेड तो बेसिक नेसेसिटी है ना, राइट? तो अब लोग क्या करेंगे? सपोज पहले जो ब्रेड वो लोग 10 रुपीज में खरीदते थे, अब जब इन लोग के पास मनी हमने बढ़ा दिया, सपोज सबको हमने 100 रुपीज दे दिया, तो सब लोग कम से कम 100 रुपीज तक आएंगे ब्रेड खरीदने के लिए। तो अब जो ब्रेड की प्राइस क्या हो गई? वो क्या हो गई? 100 हो गए। इस तो क्या हो रहा है? इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इफ मनी सप्लाई इज इंक्रीज, हमने मनी सप्लाई बढ़ा दिया, वाइल आउटपुट डिक्रीज या सेम रह गया, आउटपुट जो हमारा था वो सेम है अभी सपोज, या फिर डिक्रीज होगा, तो प्राइस में गो अप, तो प्राइस ऊपर चला जाएगा कमोडिटी का। इफ द सप्लाई डिक्रीज while the output increase or remain constant, then the price may come down. अगर सपोज सप्लाई मनी सप्लाई हमने कम कर दिया लोगों के पास, पहले इन लोग के पास 10-10 रुपए थे, इनसे ले लेके हमने इनके पास सिर्फ 2-2 रुपए बचे हैं। अब जब टोटल ही लोगों के पास 2-2 रुपए बचे हैं सबके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग पूरे 2 के 2 रुपए का ब्रेड खरीद लेंगे। वो हो सकता है कि 1.5 से ले मैक्सिमम है कि अगर 1.5 तक कोई एक्सचेंज करे ब्रेड खरीदेगा, उससे ज्यादा का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो लोग 2 रुपए से ज्यादा का ब्रेड ले सके, राइट? तो हमने देखा कि अब ऑब्वियसली डायरेक्टली हमने जैसे मनी सप्लाई को डिक्रीज किया, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। इफ द मनी सप्लाई रिमेन कांस्टेंट एंड आउटपुट डिक्रीज, द प्राइस में गो अप। अब सपोज लोगों के पास हमने पैसे तो उतने ही रखे 10-10 रुपए ही, बट हमने ब्रेड के 4 ब्रेड की जगह 2 ब्रेड कर दिया। पहले सपोज सब लोग 5 रुपए में ब्रेड खरीदते थे, अब लोग उसको 10 रुपए तक खरीदने में रेडी हो जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं। तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उसको ब्रेड को खरीद लेगा। Okay, and if the money supply remains constant and output increase, then the price may come down. और सपोज हमने सप्लाई बढ़ा दी, जैसे कि 4 ब्रेड की जगह 8 ब्रेड कर दी, तो अब जब लोगों को पता है कि 8 ब्रेड नॉर्मली सब लोग ले सकते हैं, तो उसकी सप्लाई जो उसका प्राइस है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, सीनोरेज क्या होता है? सीनोरेज रेफर्स टू द प्रॉफिट, वेट,
सीनरेज रेफर्स टू द प्रॉफिट फ्रॉम मनी क्रिएशन, जो भी प्रॉफिट मनी क्रिएशन करके मिलता है उसको हम सीनरेज कहते हैं. Thus, in a way for government to generate new revenue without levying conventional taxes. Seigniorage is a profit that accrues to the central bank in the following way. ये एक प्रॉफिट है जो सेंट्रल बैंक को मिलता है कैसे मनी क्रिएशन के थ्रू. While issuing currency, the reserve backup that RBI keeps with itself, these reserves gives RBI interest income on the total amount of the currency in the circulation minus the cost of printing. तो मतलब जो भी रिजर्व जो जब हम लोग जब आरबीआई करेंसी इशू करता है, जब वो करेंसी इशू करता है तो उसको उसके लिए बैंक के पास बैकअप रखना पड़ता है. जब बैंक बैकअप रखेंगे तो उस पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा. इसकी वजह से भी हमारे देखो तो जब कॉइन करेंसी इशू हो रहा है उसकी वजह से भी इधर से भी प्रॉफिट हो रहा है, राइट. इस इंटरेस्ट से हमें प्रॉफिट मिल रहा है. Plus, interest incurring from bank balance with central bank arises from fund banks have to hold with the central bank to meet this reserve requirement, either as the interest-free balance or up to the below market interest. अब जब इनके पास सिमिलरली जब हमारे बैंक हो गए उनके पास करेंसी के लिए उनको भी रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा बैंक के साथ, जैसे कि वो सीआरआर और एसएलआर की बात हुई थी हमने, अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. पर ये रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को आरबीआई के साथ, राइट. और इन्फ्लेशन टैक्स concept which is measure the amount of inflation rate and the monetary balance. Because of inflation, the currency note that the public is holding loses value, which reduce the liabilities of RBI. तो जो हमारा जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो लोगों ने पैसे रखे हुए अपने पास, राइट, तो पब्लिक के पास पैसे रखे हुए हैं वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी क्या मतलब, सपोज आप 10 साल पहले 1000 रुपए में 2 बर्गर खरीदते थे. अब आप जाओगे तो आपको 10,000 रुपए में सिर्फ एक बर्गर मिलेगा. तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ ऐसा. ओके. अब आपकी परचेसिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई विद द इन्फ्लेशन. तो इसकी वजह से जो आरबीआई भी जो होल्डिंग रखता है बैंक के पास, जो बैंक के पास ये लोग इंटरेस्ट लोन देते हैं बैंक लोगों को, या फिर जो लोग जमा कराते हैं उनके पास. सपोज आज मैंने गई, एक मिनट शॉर्ट में आपको समझाती हूँ. आज मैं बैंक में गई और मैंने बैंक में जाके 1000 रुपये जमा कराए और उस बैंक ने मुझे बोला कि मुझे 10 साल के बाद वो मुझे 1100 रुपये देगा. ओके. अब जब मैं गई बैंक के पास, पहले मैं 1000 रुपये में कितना बर्गर ले सकती थी, 2 बर्गर ले सकती थी, राइट. अब मैं गई 10 साल बाद बैंक के पास और अब मैंने 1100 लिया. अब मैं 1100 के बाद क्या ले सकती हूँ, सिर्फ एक बर्गर ले सकती हूँ, राइट. इतना इन्फ्लेशन हो गया तो मेरा तो पैसा लॉस में चला गया. पहले मैं हो सकता है उसी को अगर मैंने पहले खरीद लिया होता तो मेरे पास 2 चीजें होती. आज मैं वही चीज लेने गई, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है. तो क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से मेरा तो नुकसान हो रहा है, राइट. जबकि मैंने तो बैंक में इन्वेस्ट किया था ताकि मेरे पैसे बढ़ के मिले, मेरे को पैसे बढ़ के भी मिले पर मैं खरीद नहीं पा रही उतना सामान. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो बैंक के पास लायबिलिटी होती है और उसमें जो बैंक को पैसे मिले, राइट, जो हमने डिपॉजिट किए थे उससे बैंक हो सकता है कुछ ऐसी जगह काम पे लगा दे जहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए कंपेयर टू जितना उसको हम लोग को वापस करना है उससे. ओके. अब फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या क्या फंक्शन होता है. मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है. सबको पता है कि हम लोग पैसे को यूज करते हैं कोई भी सामान लेने देने के लिए. कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट होता है. क्यों कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट होता है, क्योंकि बहुत आसानी से हम अकाउंट में बैंक्स में इसको होल्ड कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, जैसे जैसे विद टाइम इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती है, राइट. तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये हमारे मनी के फंक्शन हो गए. अब एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब 1947 में जब था तब हमारा था $1 इक्वल्स टू 1 रुपीज. ओके. तब हम लोग कौन सा एक्सचेंज सिस्टम यूज करते थे, पेग्ड. पेग्ड मतलब
मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिक्स एक्सचेंज रेट, मतलब कि हमारी जो आरबीआई है वो डिसाइड करती थी कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। बट 1993 में हमने जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स कर दिया, उसके बाद से हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। जब ओपन इकोनॉमी कर दिया तो हमने एक्सचेंज रेट को भी फ्लोटिंग कर दिया, राइट। तो जब हमने एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग कर दिया तो हमारा जो $1 था वो तब 31 रुपीज का था, और उसी को इंक्रीज अब फ्लोटिंग कर दिया, उससे क्या होगा कि हमारा जो मनी की सप्लाई है, जो एक्सचेंज रेट है वो किस पर डिपेंड करने लगा, हमारा फ्री फ्लोटिंग हो गया, और जो मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करने लगा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो मनी एंड डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करने लगा, तो आज जाके हम देख रहे हैं कि $1 का प्राइस कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। ओके, तो यही दिया है कि 1993 से पहले हमारे पास फिक्स्ड या फिर एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट था। 1947 में मतलब हमारा $1 1 रुपए के बराबर था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, हमें एलपीजी रिफॉर्म करने थे, तो हम जब आईएमएफ से लोन लेने गए तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आपको लोन तो मिल जाएगा पर आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। इसकी वजह से हमने हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी, जिससे हमारा हमारा जो पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। ओके, a country goes for devaluation of currency to correct its adverse balance of payment situation so that its exports get cheaper and import becomes costlier. Let us understand with an example. ये क्या बताया गया है, डिवैल्यूएशन का क्या तरीका होता है वो बताया गया है। ओके, तो जैसे कि जब भी हमारी करेंसी वैल्यू अपनी लूज करती जाती है तो हमारे को बहुत नुकसान होने लगता है, राइट। तो हम लोग डिवैल्यू कर देते हैं अपनी करेंसी। लूज करने का क्या मतलब है, देखो जैसे पहले हमने देखा था कि पहले तो $1 1 रुपए में आता था, फिर बाद में $1 31 में आने लगा, अब $1 80 रुपए में आ रहा है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग हमारी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं। ओके, तो हमारी करेंसी को डिवैल्यू करने का मतलब क्या है कि सपोज नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है कि $1 20 रुपए का है। ओके, और एक बर्गर का प्राइस इंडिया में कितना है, 10 रुपए, और यूएस में कितना है, $1, राइट। हमने ये सब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए या कहीं से भी पढ़ लीजिए, बट ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, in this case, US will import burger from India. As $1 they will get 20 rupees, and for 20 rupees they will get two burgers in India. So India will export burger to US. सपोज यूएस के हमने देखा कि प्राइस कितना है एक बर्गर का, $1। तो वो $1 बर्गर खरीदने से अच्छा है कि वो इंडिया जो है वहाँ पे अपना करेंसी $1 को एक्सचेंज कराए, उसको एक्सचेंज करा के कितना करा ले, 20 रुपए कराएगा जब यूएस हमारे पास आके। तो जब उसके पास 20 रुपए हो गए तो ये वो इंडिया से कितने बर्गर ले सकता है, 2 बर्गर ले सकता है, राइट। अब ये 2 बर्गर को ले जाए और अपने कंट्री में इंपोर्ट कर ले, तो उसको $1 में ही कितने मिल गए, 2 बर्गर मिल गए, राइट। बट इफ ड्यू टू इन्फ्लेशन द बर्गर प्राइस इन इंडिया बिकम्स 20 रुपीज। पर हमारी सपोज अगर ऐसा हुआ कि हमारी कंट्री में भी इन्फ्लेशन हुआ और हमारी कंट्री का भी जो बर्गर का प्राइस है वो 20 रुपए हो गया, देन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विल स्टॉप। तब अब जब उनकी कंट्री में भी 20 रुपए में मिल रहा है, हमारी कंट्री में भी 20 रुपए में मिल रहा है, तो यूएस वाले क्यों आएंगे, इतनी मेहनत करेंगे और हमसे लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो हमारा क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो वो लोग हमसे एक्सपोर्ट नहीं लेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। बट in that situation when the price is increased to 20, if RBI devalues the exchange rate, अब सपोज जब हमें पता चला कि अब तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, और हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारा नुकसान होने लगेगा, तो आरबीआई क्या करेगा कि वो अपनी हमारी करेंसी को डीवैल्यू कर देगा। डीवैल्यू करने का क्या मतलब हुआ, हमारा जो हाँ, तो जो हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट था पहले वो $1 इक्वल टू 20 रुपीज था, राइट। उसको डिवैल्यू करके उसने क्या कर दिया, $1 इक्वल टू 30 रुपीज। क्या मतलब हुआ इसका, पहले अगर आपको $1 खरीदना पड़ता था तो आपको सिर्फ 20 रुपए देने पड़ते थे,
बट अगर अब आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा तो आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। तो अब जब यूएस वाले देखेंगे कि अरे $1 तो हमारा 30 रुपए का हो गया, तो अब एक बर्गर की जगह 2 बर्गर की जगह हम तो 3 बर्गर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो लोग और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ फॉरेनर विल गेट 30 रुपीज इन $1। $1 के वो एक्सचेंज कराएंगे तो उनके पास 30 रुपए आ जाएंगे, और वो 30 रुपए से जाके वो 3 बर्गर ले सकते हैं, राइट। दे विल get 1.5 burger in India. Hence, to increase its export and improve the balance of payment situation, India currency still devalued currency till 1996. तो इंडिया अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता रहता है। आफ्टर 1993 क्या हुआ, हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अप्लाई कर दिया, दैट इट्स वैल्यू विल डिपेंड अपॉन द as per the market forces of demand and supply of the country in the market, and the central bank of the country will not manipulate it। और जो हमारा जो भी एक्सचेंज रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, ना कि सेंट्रल बैंक का। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोर फॉरेनर इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू कम टू इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, then they will try to sell their foreign currency and purchase Indian rupee, as they can invest India in Indian rupees only। तो जब हमारे पास फॉरेनर्स आएंगे तो उनको तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। तो इंडिया में अगर आके उनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी, इंडियन रुपीज की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे कि अपना जो डॉलर लेके आएंगे और उसको एक्सचेंज कराएंगे जो भी हमारे इंडियन रुपीज से, और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे। As they will try to purchase more and more Indian rupees, the demand of rupee will increase and it will appreciate। अब जैसे जैसे वो लोग डिमांड रुपी खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमारी रुपी की डिमांड बढ़ती जाएगी, राइट। और जब किसी भी चीज की आप पता है जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव बढ़ जाता है, मतलब वो अप्रिशिएट हो जाती है। इफ द ऑपोजिट हैपन, हमारे इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के बाहर कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करने लगे तो हमारे इन्वेस्टर क्या करेंगे, रुपी लेके जाएंगे और वहां जाके डॉलर उनको चाहिए होगा, तो वो डॉलर की डिमांड करेंगे। तो जब वो डॉलर की डिमांड करेंगे तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, which will lead to increase in the demand of foreign currency and rupee will start depreciating। तो वही चीज बताइए कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई पे हमारा जो करेंसी है वो डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है। ओके, अब देखते हैं कि वाई रुपी डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर करेंसी कंटिन्यूसली आफ्टर 1993। तो हमारा जो रुपी है वो कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट ही करते जा रहा है। सपोज पहले हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 40 रुपीज। तब इंडिया में कितने बर्गर आते थे, और बर्गर का प्राइस इंडिया में कितना था, 20, और यूएस में था $1। तो हम क्या, यूएस वाले क्या करते थे, वो इंडिया आते थे, $1 को लेते थे और उससे 40 रुपीज ले लेते थे, और उस 40 रुपीज से फिर वो बर्गर खरीदने जाते थे और 2 बर्गर खरीद के लेके जाते थे, राइट। बट इन्फ्लेशन हुआ और बर्गर का प्राइस हमारी कंट्री में इंक्रीज हो गया, 30 रुपीज हो गया। अब अब पहले तो यूएस वालों को फायदा ज्यादा था, अब धीरे धीरे वो लोग कम करने लगे क्योंकि उतना ज्यादा भी उनको डिफरेंस दिख नहीं रहा, विच इन अदर वे इम्प्लाइज दैट द डिमांड फॉर रुपी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब जब वो इंडिया आएंगे नहीं एक्सचेंज कराने के लिए तो हमारी रुपी का जो डिमांड है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। द डिक्लाइन इन रुपी डिमांड विल डिप्रिशिएट द रुपी एक्सचेंज रेट एंड इट मे मूव $1 to 50। अब जैसे जैसे हमारी कंट्री का डिमांड रुपी का डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारी जब कंट्री का डिमांड डिक्रीज होगा तो वो हमारे $1 को कितने रुपीज में कर देगा, 50 रुपीज में, क्योंकि डॉलर की तो डिमांड बढ़ रही है बट हमारी रुपी की डिमांड नहीं बढ़ रही। और उसके बाद फिर जो फॉरेनर्स है उनको दिखेगा कि $1 में अब तो उनको 50 रुपए मिल रहे हैं, और इंडिया आएंगे 20 रुपए का बर्गर था, अब पहले इंडिया जाएंगे $1 को वो लोग 50 रुपए में कन्वर्ट करवाएंगे और उसके बाद से 2.5 बर्गर वो लेके चले जाएंगे। So whenever exchange rate was fixed and adjustable, there was comparatively high inflation in India or BOP issues, then RBI used to devalue the rupee to make export competitive।
Now, after 1993, when India faced higher inflation as compared to the other countries, its currency automatically depreciated due to market forces, demand and supply. ओके, अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमने देखा कि हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ला दिया। वो भी अब दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री फ्लोटिंग और एक होता है मैनेज। मैनेज वाले में क्या होता है, जो इंडिया में यूज होता है। मैनेज वाले में क्या होता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन कर सकता है एक्सचेंज रेट को कंसीडर करने के लिए। ओके, so if the rupee has become very volatile and is depreciating against dollar, then RBI starts selling dollar in the market. हमारी रुपी क्यों डिप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और हमारी रुपी की डिमांड नहीं बढ़ रही। तो डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसका सप्लाई कम है। तो हमारी इंडियन करेंसी, इंडियन क्या करेगा कि जो भी उनके पास डॉलर है उसको सेल कर देगा मार्केट में, और जब वो डॉलर को सेल करेगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जैसे सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी या लोगों को उसकी डिमांड फुलफिल होने लगेगी। ओके, टू चेक द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर एंड कीप द रुपी स्टेबल एंड प्रिवेंट इट्स डिप्रिसिएशन, और इससे हमारा जो रुपी इतनी जल्दी जल्दी डिप्रिशिएट कर रहा था वो नहीं होगा। ओके, अब सिक्योरिटीज की बात करते हैं। तो जो सिक्योरिटीज होता है वो दो टाइप का होता है। पहले सिक्योरिटीज क्या होता है, सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिसीट या फिर स्लिप विच प्रॉमिस रिटर्न दैट इज पेमेंट इन द फ्यूचर एंड विच आर ट्रेडेबल। सिक्योरिटीज क्या होता है, हमारे पास जो रिसीट होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्यूचर में गारंटी देता है कि अगर आप ये रिसीट लेके आएंगे तो आपको पेमेंट मिल जाएगी, और ये ट्रेडेबल होता है। ओके, अब सिक्योरिटी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेब्ट। इक्विटी सिक्योरिटी क्या होता है, इक्विटी सिक्योरिटी रिप्रेजेंट ओनरशिप held by shareholders, owners in a company or corporation. Holders of equity security receives profit upon dividend and capital gain, share price appreciation. इक्विटी क्या होता है, इक्विटी मतलब कि जो भी सपोज एक कंपनी है ABC, ओके, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो कि आप इक्विटी ले लो उस कंपनी की, या फिर आप डेट ले लो। अब इक्विटी मतलब क्या होता है कि इस कंपनी का ओनरशिप ले लिया आपने। अगर आप इक्विटी लेते हो सपोज 2%, तो आप 2% इस कंपनी के मालिक हो गए। ओके, and holders of equity security receives profit and dividend and capital gains, share price appreciation. Equity security entitles the holder to some control of the company on appropriate basis. The equity holders get voting right and thus same control on the business. और इक्विटी होल्डर्स के पास हमारे वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब दूसरी बात आती है डेब्ट सिक्योरिटीज की। तो डेब्ट सिक्योरिटी रिप्रेजेंट मनी दैट इज borrowed and may be repaid with a term that defines the amount borrowed, interest rate and maturity date. Holders of debt security receive interest and repayment of the principal. तो जो डेट वाले होते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि इनको इस कंपनी को ये लोग लोन देते हैं। ये लोग इस कंपनी को लोन दे रहे हैं ताकि वो अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कुछ भी काम कराने के लिए, और ये टाइम टू टाइम इस कंपनी को इनका लोन के इंटरेस्ट के साथ इसको पूरा करना होता है। ओके, तो ये दो टाइप के हमारे सिक्योरिटीज हो गए। By purchase of equity security, in this case the investor puts the money in the company and get a share in the ownership। मतलब वो इक्विटी जब लेता है तो वो ओनरशिप ले लेता है उस कंपनी की। In case the same in the person does not get any fixed return but receive profit या फिर dividend based on the performance of the company। तो मतलब उसके पास ऐसा नहीं कि फिक्स रिटर्न हर महीने इतना आएगा, बल्कि जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी या फिर लॉस करेगी उसके हिसाब से उसका जो भी पेमेंट डिपेंड करेगा। ओके, दिस इज अ फॉर्म ऑफ परचेस ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज इन द कंपनी बाय द इन्वेस्टर। और डेट सिक्योरिटी, इन दिस केस द इन्वेस्टर पुट्स द मनी इन द कंपनी एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। इतना पता है उनको कि इतने में मैंने आपको पैसा लोन पे दिया है, जैसे 2% हो गया, 5% हो गया, 10% हो गया, एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, और उसका स्पेसिफाइड पीरियड भी है, और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है, और एंड में उसको मेच्योरिटी पीरियड के टाइम पे होल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिल जाता है। हम्म, अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स की बात कहाँ से शुरू हो रही है यहाँ पे,
डेट सिक्योरिटीज देख लिया हमने, ओनरशिप देख ली। यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। To understand the securities in a better way, let us try and take an example of a newly registered company, XYZ Private Limited. The company maintains its account in the form of balance sheet, and the assets and liabilities of the company in the balance sheet are always equal. Initially, the company does not have any money capital and has an account open in particular bank of its money. The owner entrepreneur initially puts up some money, say rupees 1 crore in the company, which will be deposited in the company account, and the company in return issue him ownership document share. मतलब सपोज एक आदमी है, उसने कंपनी खोली XYZ, उसके अंदर एक आदमी ने इन्वेस्ट किया कितना, 1 करोड़ रुपए, और उसके बदले में उसको एक डॉक्यूमेंट या शेयर मिल गया। The cash in the account of the company will be an asset for the company, as the company can do anything from that 1 crore. Again, the amount of the company will be issuing a document to the ownership will represent 100% ownership of the company. और वो जो डॉक्यूमेंट उस कंपनी ने इसको इशू करके दिया, वो क्या दिखा रहा है कि 100% ओनरशिप किसकी है, इस पर्सन की है, एंड विल बी रिप्रेजेंटेड टू ऑन a liability side of the company, और वो इसको कंपनी की लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। The ownership document or the share is an asset for the owner but will act as a liability for the company. This transaction looks like the following. मतलब कैश में 1 करोड़, कंपनी के में अगर देखा जाए तो कंपनी के पास एसेट क्या है, 1 करोड़ रुपए जो उसको कैश में मिला है, और लाइबिलिटी क्या है कि वो 1 करोड़ उसको लोन पे मिला है और वो ओनर का मनी है 1 करोड़, और वो उसको लौटाना पड़ेगा बाद में। Okay. If the company is expanding its business and want more fund, it may approach banks. Suppose a bank gives a loan of 2 crore. The cash that the money got will be on the asset side, but the company will have to sign a loan document जो उसको लाइबिलिटी साइड पे रखेगा। जो भी पैसा उसको मिला वो एसेट पे रखा है, तो उसको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा बैंक के लोन के लिए, उसने उसको लाइबिलिटी साइड पे रखा। If the company wants more fund, it may approach individual people to retail to put money in the company or at a particular fixed interest rate. तो अब वो लोगों को अगर उसको और पैसा चाहिए तो लोगों के पास जा जा के पैसा मांगेगा। ओके, सपोज द कंपनी अप्रोच 1 लाख इंडिविजुअल हु विल इन्वेस्ट 100 ईच। टोटल उसका क्या हो जाएगा, 1 लाख लोगों के पास गया वो। ओके, 1 लाख लोगों के पास गया, उसको बोला कि आप बस 100 रुपीज इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे उसके पास कितना आ जा रहा है, 1 CR आ जा रहा है फॉर 5 years इन द कंपनी एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो उसको क्या बोला कि आप प्लीज 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आपको 10% इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। जस्ट assume that the bank were offering 9% interest rate, so the company offered 1% more। बैंक उनको 9% इंटरेस्ट दे रहा था, इसलिए कंपनी ने 10% बोला। तो लोग भी सोचेंगे चलो इसमें मेरा फायदा है, अगर मैं यहाँ बैंक में जाके इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे सिर्फ 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 10% मिलेगा। पीपल हैव डिसाइडेड टू पुट मनी इन द कंपनी rather than the bank, as the company was offering higher interest rates as compared to the bank. This transaction will increase the assets of the company by 1 crore and the liabilities of the company will be increased by 1 crore. तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से इसके पास जो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए, वो उसके एसेट्स में भी आ जाएंगे, प्लस 1 करोड़ उसके पास लाइबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि उसको वो पैसा लोगों को देना होगा। The company will issue slips worth rupees 100 to individuals, which can will be asset for the individual but will be act as a liability for the company। और वो स्लिप इंट्रोड्यूस करेगी जो लोगों के पास एज एसेट काम करेगा और कंपनी के पास एज अ लाइबिलिटी। Okay. Now, after some time, if the bank increase their interest rate to 12% due to change in the economic condition, then the people holding the slip will try to get rid of the slip, as the slip is offering them just 10%. But if they do would but if they would go in the market to sell the slip, nobody will be willing to purchase the slip in the market at 100 rupees, because why anybody will purchase the slip at 100 rupees if they can deposit 100 in the bank and earn 12%? So the slip holder will offer the slip at a discounted price. तो सपोज जो उन्होंने स्लिप निकाली थी वो कितने परसेंट का था, वो 10% की जो कंपनी ने निकाली थी। अब बैंक ने क्या किया कि उन्होंने अपना 12% कर दिया। तो ये जो इंसान था वो चाहेगा
कि जो उसकी 10% वाली स्लिप है वो खत्म, वो उसको बेच के कैश ले ले और उस कैश को जाके फिर बैंक में डिपॉजिट कराए और 12% का इंटरेस्ट ले। बट अब कोई भी इंसान 10% का क्यों लेगा जब उसको जैसे 12% मिल रहा है, वैसे हर इंडिविजुअल को अगर 100 रुपये वो डिपॉजिट करते हैं तो उसको 12% मिलेगा। इसलिए वो इंसान क्या करता है कि जो वो स्लिप है उसको वो सस्ते में बेचता है। वो ऐसे जो थी 100 रुपए की स्लिप पर वो बेचेगा 80 रुपए में, ताकि वो उस इंसान को ज्यादा प्रॉफिट हो। So the slip holder will offer the slip at discounted price if they want to be sold in the market. But what shall be that lesser price? Anybody will be willing to purchase the slip if they can earn higher interest rate on the slip as compared to what is offered by the market, that is 12%. So suppose more money spent by the purchaser in purchasing the slip is 80 rupees और इंटरेस्ट उसको 10% मिलेगा, मतलब 100 रुपए पे, तो वो उसका 10% हो जाएगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कितना हो जाएगा, 10% अपॉन 80 रुपीज में उसको 10% मिल गया, तो ये हो जाएगा 12.5%, इसलिए वो खरीद लेगा। Hence the purchaser will purchase the slip in 80 as he is getting a higher return, which is also called yield, that is 12.5 as compared to the bank interest, that is 12. While the person who had initially purchased the slip will sell the slip in 80 because he thinks that if the bank interest rises further to 13 or 14, nobody will be willing to purchase the slip at even 80. All the trading activity happens in future prospection. These principles are called bonds. These slips are called bonds. So bond price in the market decreases when the market interest rate rises. तो जो बॉन्ड प्राइस होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बैंक अब और इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा और जिनके पास जो स्लिप पड़ी हुई है, बॉन्ड पड़ा हुआ है, वो उतना वैल्यू नहीं देगा उनको। इसलिए लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं और उसको बेचने के लिए वो लेसर प्राइस में इसको सेल करते हैं। तो जब वो लेसर प्राइस में सेल करते हैं इसलिए बॉन्ड का प्राइस अपने आप डिक्रीज हो जाता है। The bond price in the market increased when the bank interest rate fall. अब जब बैंक का इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि उसको खरीदने चाहते हैं, किसको, बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड में अब ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। इसकी वजह से बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। A company balance sheet look like this. If the company converts its cash to purchase the building and machinery, then the balance sheet look like this. Now the value of owners in the company will be 2 crore, representing 100% ownership, and the new owners would be likely to hold the ownership share documents in the proportion to their ownership. So the ownership document that the initial entrepreneur was holding will be divided into 2 lakh pieces. Okay? तो यही है कि कंपनी के शेयर जब प्रॉफिट करेंगे तो जो इक्विटी वाले हैं उनको क्या मिलेगा, जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और जो डेट वाले हैं वो क्या मिलेगा, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, at a particular fixed interest rate and gets the debt security at a profit or loss, the and becomes owner gets the equity security। जो उसमें इन्वेस्ट करता है एज अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, उसको डेट की सिक्योरिटी मिलती है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का ओनर बनता है उसको इक्विटी सिक्योरिटी मिलती है। ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? A government security GSEC is a tradable instrument issued by the central government or the state government। तो हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कौन कौन इशू कर सकता है? हमारी सेंट्रल बैंक भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। जीसेक क्या होता है? ट्रेडेबल डॉक्यूमेंट। जैसे भी हम लोग बॉन्ड देख रहे थे ना, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों इशू कर सकती हैं। GSEC can GSEC carry practically no risk to the default and hence are called risk-free gilt-edged instrument and government only issued debt security। तो हम यस सर, अब ध्यान दो यहाँ पे कि जो हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है उसको रिस्क फ्री बोलते हैं। क्यों रिस्क फ्री बोलते हैं? गवर्नमेंट से ऐसा है नहीं कि कहीं पैसा लेके भाग जाएगी, राइट? तो लोग कहते हैं कि रिस्क फ्री है कि इसका तो पैसा उनको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये खाली डेट सिक्योरिटीज इशू करते हैं, ये इक्विटी नहीं करते हैं, मतलब आपको बस इंटरेस्ट पेमेंट होगा।
क्योंकि गवर्नमेंट, आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट में कौन सा वो कंपनी का कौन सा प्रॉफिट लॉस देंगे, इसकी वजह से वो सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज इशू करते हैं। GSECs are issued through an auction conducted by RBI। तो अगर आपको GSECs लेना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेना है, तो आपको किसके थ्रू लेना पड़ेगा? RBI के थ्रू। और एक उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ई-कुबेर, वहां से मिलता है। द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म of RBI। So basically e-Kuber is a platform where primary market transaction happens। तो हमारा e-Kuber एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइमरी मार्केट का ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। कमर्शियल बैंक schedule urban commercial banks, primary dealers, insurance companies, provident funds who maintain fund accounts, that is current account and security account with RBI, are the members of this platform। All members of e-Kuber can place their bids in the auction through this electronic platform। तो जो भी कमर्शियल बैंक है, हमारी शेड्यूल यूसीबीज हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, उन सबका ई-कुबेर पे ऑलरेडी अकाउंट होता है, उससे वो लोग खरीद सकते हैं हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देयर इज एन एक्टिव सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC एंड नेगोशिएटेड dealing system order in such market platforms। Stock exchange are also a secondary market for the government security। तो एक हमारे पास सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइमरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो पहली बार इशू होती है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, और जो वो बाद में ये लोग सेल करके लोगों के पास पहुंचाते हैं और वो सेकेंडरी मार्केट में आती है, उसको हम सेकेंडरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ओके। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे चार टाइप की होती है, एक होता है ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट लोन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको प्राइमरी मार्केट से लेना है तो आपको ई-कुबेर के थ्रू लेते हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट के थ्रू लेना है तो NDS, that is negotiated dealing system order, और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हैं। अब जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो चार टाइप की है, कौन कौन सी? ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेजरी बिल्स या फिर टी बिल्स की। दिस आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होती है issued by the government of India for a maturity of less than 1 year। इसकी maturity less than 1 year होती है। Treasury bills are zero coupon securities and pay no interest। और ये zero coupon होती है and pay no interest। Instead they are issued at a discounted and redeemed at the face value। Suppose जो हमारे treasury bills हुए वो क्या हुआ, मतलब सपोज इसका प्राइस है 100 रुपीज, राइट, जो भी बॉन्ड है उसका, तो इसको गवर्नमेंट इशू कितने पे करेगी? 80 रुपीज पे इशू होगा ये। और जब ये 2 साल बाद जब लोग इसको लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट इसका 100 रुपीज दे देगी, मतलब ये रिड्यूस एट रिड्यूस फेस वैल्यू की जो रिड्यूस प्राइस है वो इशू होता है। फॉर एग्जाम्पल 90-day treasury bill of 100 face value may be issued at 98.20, that is the discount say 1.2, and would be redeemed at face value of 100। treasury bills are traded in money market। तो मुझे ट्रेजरी बिल्स है वो कहाँ से ले सकते हैं? मनी मार्केट से ले सकते हैं। अब बात करते हैं CMB। In 2010, the Government of India, in consultation with RBI, introduced a new short-term instrument known as Cash Management Bill to meet the temporary mismatch of cash flows in the Government of India। The cash management bills have generic character of T-bills but are issued for maturity less than 91 days and are traded in money market। तो जो हमारी जो कैश मैनेजमेंट बिल होती है वो किस लिए इशू होती है? वो लेस देन 91 डेज के लिए इशू होती है। और ये भी हमारे कितना, ट्रेजरी बिल भी हमारा इशू होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए इशू होता है। फिर बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी का। तो दिस आर बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी issued by central government and generally have a tenure of 5 to 40 years। तो हमारा जो डेटेड सिक्योरिटी, जैसे नाम ही बता रहे डेटेड, तो वो कितने के लिए इशू होता है? 5 से 40 साल के लिए। और ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, या तो फिक्स रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड। फिक्स रेट बॉन्ड क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इसकी फिक्स रहती है टिल मेच्योरिटी, मतलब कि 5 साल से 40 साल। अगर उसने बोल दिया है कि हम लोग ये 100 रुपए का
10% इंटरेस्ट पे फिक्स रेट पे इसको इशू कर रहा है इस बॉन्ड को। तो आप जब 10 साल बाद जाओगे तो आपको 110 रुपये ही मिलेंगे। और फ्लोटिंग रेट क्या होती है कि ये फिक्स नहीं होते हैं, आर लिंक्स टू यील्ड ऑफ द ट्रेजरी बिल। और ये फ्लोटिंग वाला बिल के यील्ड पे डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं होता। सपोज आज मैंने इसको खरीदा, इसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, पर इसको मैंने खरीदा सपोज 80 रुपीज में, फिर मैंने इसको किसी और को बेच दिया तो उसने मेरे से ले लिया ये सपोज 78 रुपीज में, फिर किसी और से उसने ले लिया 74 रुपीज में। इस तरह जो बॉन्ड इंक्रीज होता और सर्कुलेट होके जिसकी फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वो हमारे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो जाएंगे। और एक वो होता है इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब कि ऐसे बॉन्ड जिनका ये रहे कि हम इन्फ्लेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट देंगे, उसको हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं। इसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मतलब ये इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। एंड कैन बी लिंक्ड विद एन इन्फ्लेशन इंडेक्स लाइक सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई से इसको लिंक कर देते हैं। मतलब क्या होता है, सपोज एक बॉन्ड मैंने इशू किया आज, मैंने बोला कि 10 साल बाद जो भी इन्फ्लेशन रहेगा उसका +2% मैं इस बॉन्ड पे दूंगी। तो 10 साल बाद सपोज 7% इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन है, तो उसका +2 मतलब 9% इंटरेस्ट पे ये बॉन्ड का प्राइस देंगे। ओके। फिर आता है स्पेशल सिक्योरिटीज। अंडर द मार्केट borrowing program, the government of India also issues from time to time special securities to entities like oil marketing companies, fertilizer companies, and FCIs as a compensation to these companies in each subsidy. तो स्पेशल सिक्योरिटीज क्या होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी कुछ कंपनीज है जैसे कि फर्टिलाइजर हो गए या फूड कॉर्पोरेशन हो गए, तो उनको सब्सिडीज देने की जगह पे वो उनको बॉन्ड इशू कर देती है, तो वो स्पेशल सिक्योरिटीज हो गए। फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। The government of India has issued bank recapitalization to specific public sector banks in 2018। तो बैंक रिकैपिटलाइज मतलब कि कुछ लोग बॉन्ड्स वो लोग इशू करते हैं उन बैंक्स के लिए, पब्लिक सेक्टर जो कि नुकसान में चल रहा हो उसको प्रॉफिट में लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इंक्रीज करती है, इंट्रोड्यूस करती है, ताकि इसको रिकैपिटलाइज कर सकते हैं, उनके पास वापस से पैसा आ सके। ओके। फिर बात करते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स की। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स आर यूनिक इंस्ट्रूमेंट price of which are linked to the commodity price, that is gold। तो जो सोवेरियन हमारा गोल्ड बॉन्ड है वो किससे लिंक्ड होता है, उसका प्राइस वो उसका गोल्ड से लिंक्ड होता है। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड आर आल्सो बजटेड इन द लिeu ऑफ मार्केट बोरोइंग। तो ये हमारे मार्केट की बोरोइंग्स पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया कि गोल्ड का जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उस बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ेगा, वो हो गया हमारा सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड। ओके। अगर गोल्ड का प्राइस घट गया बाई चांस तो इसका भी घट जाएगा प्राइस। फिर बात करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की। तो व्हेन दी state wants money, they can issue long-term bonds or dated securities of more than 1 year, which are called state development loans. All the above four types of government security qualify the SLR। तो ये सब लेके भी वो SLR रख सकते हैं। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो बैंक को अपने साथ रखना होता है। तो जो हमारी आरबीआई है वो सर्कुलेट करती है कि सारे कमर्शियल बैंक है उनको एसएलआर मेंटेन करना होता है 18% का, या फिर ऐसे ही कुछ अमाउंट का। सपोज अगर 18% बोल रही है तो उनका 18% के थ्रू जो भी लिक्विडिटी जैसे हो गया, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, सिक्योरिटीज हो गया, इन फॉर्म में इनको ये पैसे रखने होते हैं। तो ये चाहे तो ये ऐसे सारे लोन्स लेके, ऐसे सारे बॉन्ड्स लेके तो वो जीसेक अपना सॉरी एसएलआर अपना कवर कर सकते हैं। ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, दिस मार्केट इज regulated and managed by RBI। When the government wants money, the RBI raise money for them by issuing securities, bonds in the government security। First time the securities are issued in the government and security market, and then the secondary market transaction happen। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है कि ये सारे रेगुलेट और सर्कुलेट कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। ओके। और जब वो पहली बार इशू होता है मार्केट में तो उसको हम प्राइमरी मार्केट में बोलते हैं, उसके बाद वो वापस से सेकेंडरी मार्केट में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है।
तो ऑल फोर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि कैश बिल हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, डेटेड सिक्योरिटीज हो गई या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए, ये ट्रेड किए जा सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट बोथ लोन्स आर आल्सो ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट लाइक बीएससी। और ये ट्रेजरी बिल्स हो गए, डेटेड सिक्योरिटीज हो गई या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये हमें जो लोकल हमारे स्टॉक मार्केट के अकाउंट होते हैं वहां पे भी ट्रेड हो सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग रिटेल डायरेक्ट स्कीम। So retail individual investors will be open to retail direct gilt account with the RBI. The retail individual will be able to purchase government securities in the primary market as well as in the secondary market, but still they cannot participate in the competitive bidding process. तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं कि वो प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले सके, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, उसके लिए। The retail investors can purchase government securities, treasury bills, dated securities, government securities, and sovereign gold bonds. These schemes will expand investment opportunity in the country and ensure easier access to capital market with the simple and secure mechanism. तो इसके थ्रू हम लोग हमारा जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है लोगों तक भी इंक्रीज कर रहे हैं। Indian government securities will very soon join global bond index. ठीक है, a bond index includes bond of different entities like different corporation and governments. तो ये जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ पे अलग अलग कंट्री या कॉर्पोरेशन के सारे बॉन्ड्स आते हैं। Once the government of India bond securities are included in the global bond index, then the government of India will be able to access foreign capital easily. तो वो उनको foreign capital बहुत आसानी से मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं वो जब ग्लोबल मार्केट में चले जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इनको खरीदेंगे और इसकी वजह से उनको फॉरेन कैपिटल भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। As the interest rates in foreign market are less, it will be cheaper source of finance for the global government of India. और वहाँ पे उनको कम इंटरेस्ट में भी ज़्यादा फाइनेंस मिल जाएगा, मतलब उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में। ओके, अब क्या है, when the foreign investor will purchase government of India bonds from the global bond index, then the government of India will fund in dollars, foreign currency, and then will convert into rupee. And after maturity of the bond, the government of India will have to convert rupee, which it will have get through taxes and other receipts, into dollar to repay the investor. This investment by foreign will be treated as a government of India external debt. तो जब वो गवर्नमेंट हमारी जो सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करेगी ग्लोबल मार्केट में, तो उसको जो इन्वेस्टर खरीदेगा वो किस में खरीदेगा, डॉलर में। तो जब वो डॉलर में खरीदेगा तो हमारी गवर्नमेंट जो इंडिया जब उसको पैसे लेके आएगी इंडिया में तो वो उसको कन्वर्ट करके रुपी में कन्वर्ट करेगी, और जब उसको वापस से उसको देना होगा इंटरेस्ट तो वो रुपी को लेके जाएगी और उसको एक्सचेंज करके उसको डॉलर में करके दे देगी। More investment by foreigners in Government of India bond will lead to less interest rate on government bonds and hence lesser yield and will also increase the liquidity. This also eases the pressure on the government of borrowing domestic market and hence domestic interest rate and yield will also come down. Right now, when the foreign investor, that is NRIs, FPIs, purchase corporate bond or government bond in India, they require approval from SEBI. But if an investor wants to invest in the global government securities through global bond index, the prior approval of SEBI will be not be required. The Financial Market Regulation Department of RBI will handle the listing of government securities in the global market in the international platform called as Euroclear. ओके, अब के बाद आती है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया कैसे है। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, इसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में पूरा पढ़ने वाले हैं और सारा एक्सटर्नल वाला कंप्लीट करेंगे जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज है वो सब। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो होपफुली ऑल लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।